हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल एंड कॉन्टेम्प्रेरी प्रोस्पेक्टिव टू डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन। यानी कि हमारे हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में किस तरह से डिसेबिलिटी को देखा जाता था, उसके साथ बिहेव किया जाता था, और कॉन्टेम्प्रेरी मतलब हमारे प्रेजेंट टाइम में किस प्रकार से डिसेबिलिटी को देखा जाता है और उसके लिए काम किया जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो हम इस टॉपिक में आज कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, विकलांगता जो वर्ड है वो कोई नई अवधारणा नहीं है कि कल या परसों या 2-3 साल पहले आई हुई चीज़ नहीं है, और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जो लोगों को बहुत अलग तरह से प्रभावित करती है। विकलांगता कोई नई अवधारणा नहीं है और ना ही एक कोई ऐसी चीज़ है जो प्रभावित लोगों की बढ़ती जनसंख्या के परिणाम स्वरूप उभरी है। ऐसा भी नहीं है कि डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा लोग हो चुके हैं इसलिए डिसेबिलिटी आ गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बल्कि विकलांगता एक प्राचीन अवधारणा है जो तब तक अस्तित्व में रहती है जब तक कि लोग हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी जो है, हम यहाँ पर पीपल्स की बात करें हैं। वैसे तो एनिमल भी बहुत सारे डिसेबल होते हैं जिन पे हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। आप देखेंगे किसी गाय का कोई पैर नहीं है या कुत्ते के दोनों पैर नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो कि ब्लाइंड होते हैं, वो भी डिसेबल ही होते हैं। ठीक है, लेकिन हम उनके लिए बहुत ही कम काम करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अगर ह्यूमन की डिसेबिलिटी के ऊपर बात करती हूँ तो ये तब तक रहती है जब तक कि हम लोग हैं, हम मनुष्य हैं। ठीक है, और डिसेबिलिटी को काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है, पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव जान लेते हैं कि हिस्ट्री में, हमारे पास्ट में किस प्रकार से डिसेबिलिटी को जो है वो देखा जाता था। ठीक है, विकलांगता के प्रारंभिक दृश्य की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य युगीन युग के बारे में, जो हमारा हमारा एक मीडिएवल एक पीरियड आया था। तो उस टाइम किस प्रकार से जो विकलांगता है, जो डिसेबिलिटी है, उसको देखा जाता था। विकलांगता को किसी के सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, पर यहाँ पे यह है कि विकलांगता को किसी के द्वारा किया गया जो पाप है या किसी के पूर्वज के लिए भगवान की ओर से दी गई जो सज़ा है वो माना जाता था। अगर हम पास्ट में देखते हैं, अगर कोई बच्चा डिसेबल पैदा हो जाता था, ठीक है, जैसे कई बार देखा होगा आपने कि किसी बच्चे की कोई पूँछ निकली हुई है या किसी का कोई पैर ही नहीं होता है या कोई हाथ ही उनके पैर नहीं होते हैं, तो पहले के टाइम पर लोग ये इस तरह से मान के चलते थे कि हाँ, इसको तो इसने कोई पिछले जन्म में पाप किया होगा, इसलिए इसको इस जन्म में इस तरह का जो बॉडी शेप है वो दिया गया है, या फिर इसके पूर्वजों ने कोई गलत काम की होगी इसलिए भगवान ने इसको आगे चल के इस तरह से सजा दी है। ठीक है, वो ये चीज़ नहीं समझते थे कि ये एक डिसेबिलिटी है, ये किसी को भी हो सकती है, और इसको इसके लिए काम क्या क्या किया जाने चाहिए इस बारे में बिल्कुल कोई भी नहीं सोचता था। वो हर चीज़ को एक होता है ना कि ये पाप पुण्य के हिसाब से लेके चलते थे और इस तरह से डिसेबिलिटी को देखते थे। विकलांगों से डर लगता था। जो भी विकलांग होता था, ठीक है, जैसे किसी को चलने में प्रॉब्लम हो गई है तो वो थोड़ा सा अलग तरह से चलते हैं, तो लोग उनको भूत प्रेत समझने लग जाते थे कि नहीं नहीं ये तो इससे दूर रहना, बच्चों को दूर रखते थे, खुद भी दूर रहते थे, या बाहर ही इनको निकाल देते घर से कि नहीं हमारे साथ नहीं रहेगा ये। ठीक है, दुर्व्यवहार किया जाता था, ऑफकोर्स एक इतना गंदे तरह से बिहेव उनके साथ किया जाता था, और बहुत अलग तरह के हम शब्द भी यूज़ करते थे पहले। आजकल के टाइम पे तो अपराध घोषित कर दिया गया, जैसे हम किसी को लूला बोलते हैं, लंगड़ा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे शब्दों का यूज़ किया जाता था, और ऐसे शब्द जिसको प्रॉब्लम है उसको कितना बुरी तरह से हर्ट कर सकता है ये हम सोच भी नहीं सकते, है ना। तो ये चीज़ पहले बहुत ही ज़्यादा होती थी, अब थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पे जाएँ तो अभी भी ये चीज़ मौजूद है, पूरी तरह से ख़त्म तो कोई चीज़ नहीं हुई है ना। उसके बाद है मनोरंजन का साधन समझा जाता था। कोई विकलांग पैदा हो चुका है, ठीक है, तो उसको मनोरंजन का साधन मान लिया जाता था। जैसे हम सर्कस में देखें तो जैसे कई बार सर्कस में छोटे छोटे लोगों की जरूरत पड़ती है ना, छोटी हाइट वालों को, तो वहाँ पे उनको यूज़ कर लेते थे। कुछ लोग भिखारियों के रूप में इनको यूज़ कर लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो जहाँ पर उन्हें एंटरटेनमेंट की बात आती है, जिन्हें वहाँ पर उनको फ़ायदा उठाने की बात आती है, तो उस तरह से भी इनका यूज़ कर लिया जाता था। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कि आज टाइम पे किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है ना। शिक्षा है, देखभाल है, रोज़गार है, परिवार है, इनसे इनको बिल्कुल ही दूर रखा जाता था। ना कोई एजुकेशन देनी है, ना कोई अच्छे से देखभाल करनी है, बस उतना ही खाना पीना देते थे या रहने की जगह कि जिंदा रह जाए पर्सन। ठीक है, रोज़गार तो बहुत दूर की बात है। आजकल के टाइम पे तो जो विकलांग हैं उनको जैसे कोई चल नहीं पाता है, जिसके हाथ बिल्कुल ठीक है तो वो सिलाई का काम तो कर सकता है ना, बहुत एम्ब्रॉयडरी का काम कर सकता है, जो हाथ काम से किए जा सकते हैं, जो पैरों से काम किए जा सकते हैं। तो आज के टाइम पे तो बहुत कुछ हमारे रोज़गार चल चल चुका है। लेकिन हिस्ट्री की बात करें तो नहीं था, परिवार भी तो नहीं था, क्योंकि फैमिली खुद ही उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती थी। अगर घर में कोई एक भी करा तो चलती नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो विकलांगता को पहले ट्रीट किया जाता था।
उसके बाद 18वीं शताब्दी में हम बात करते हैं कि जो विकलांगता है, डिसेबिलिटी है, उसको किस नज़रिए से देखा जाता था। 18वीं शताब्दी के आरंभ से ही विकलांग बच्चों की सुरक्षा एवं शिक्षा के लिए की गई व्यवस्थाओं को प्रथम स्वरूप देखा जा सकता था। यानी कि हम 18वीं शताब्दी की बात करें तब जाके थोड़ा थोड़ा जो चेंज है वो शुरू होना हुआ, और जो विकलांग बच्चे हैं इनको सिक्योर करना है, उनको एजुकेशन देनी है, इस बारे में थोड़ा बहुत सोचा गया। पूरी तरह से नहीं इसको ठीक किया गया या ज़्यादा भी नहीं सोचा गया, पर थोड़ा बहुत तो सोचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उनके प्रति दृष्टिकोण में भी काफ़ी चेंज आया। जिस तरह से पहले उन्हें भूत प्रेत या उनसे छुआछात करते थे, दूरी रहते थे, अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो लोग एक्सेप्ट करने लगे थे 18वीं शताब्दी में, ठीक है। 18वीं शताब्दी में दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा के लिए, यानी कि जो दृष्टिबाधित मतलब जो ब्लाइंड बच्चे हैं, जो देख नहीं सकते हैं या उनको बहुत ही कम दिखाई देता है, या किसी की आंखें ही नहीं होती है, या किसी की एक आंख नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों की एजुकेशन के लिए बनारस के राजा थे काली शंकर घोषाल, उनके द्वारा एक स्कूल खोला गया था जहाँ पे जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके एजुकेशन पर काम करना शुरू हुआ गया था, ठीक है। अब कानूनी भेदभाव की बात करें तो यह मध्ययुगीन काल से संबंधित था, जहाँ विकलांगता को अपमानित और भेदभाव किया जाता था, ठीक है। भेदभाव के तौर पे उसको समझा जाता था, बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट करना, ये सब नॉर्मल चीज़ें थी। चर्च जैसे धार्मिक कर्मचारियों ने विकलांगों को अपवित्र करा दे दिया कि चर्च में नहीं आना या फिर मंदिर में नहीं आना, ये लोग पापी हैं, इनको पिछले बुरे कर्मों की उनको सज़ा मिली है। तो इस तरह से उनके थॉट उस टाइम बने हुए थे। इन दिनों कई महिलाओं और विकलांग लोगों को जादू टोना के नाम पर प्रताड़ित किया जाता था। जैसे बहुत चीज़ें होती है ना कि नहीं ये तो किसी भूत प्रेत का इस पे साया है, या विकलांग जो भी है उनको जादू टोना के नाम पे बहुत जो है टॉर्चर किया जाता था कि इसको भगवान ने सज़ा दी है तो हम भी सज़ा देंगे क्योंकि हम भगवान को मानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे थॉट जो थे उस टाइम चला करते थे। अब उसके बाद क्या है, अभी तक जो हमने पढ़ा वो सारा कुछ बैड ही था। उसके बाद थोड़ा सा टाइम है वो चेंज हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि सहानुभूति का जो युग है, जिसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो सिंपैथी है, एम्पैथी की बात नहीं करेंगे, सिंपैथी जो है वो लोगों के अंदर आनी शुरू हो गई। इस युग में लोगों को विकलांगों के लिए दया और सहानुभूति का जो विषय है वो समझा जाने लगा। लेकिन ये चीज़ भी आप किसी के साथ करते हो प्रेजेंट टाइम में तो ये चीज़ भी गलत है, क्योंकि अगर कोई डिसेबल है तो आप उसको बड़ी दया की नज़रों से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जिंदा है और अपने लिए वो काम कर सकता है, ठीक है। तो मतलब ये था कि सहानुभूति युग में इस तरह से थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं एक भावना जो है उनके लिए आने लगी। उनके देखभाल और पुनर्वास के लिए इन्हीं दिनों संस्थाओं की स्थापना भी हुई, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स या घर वाले थे जो ऐसे डिसेबल बच्चा पैदा पैदा हो जाता था तो उस घर से ही बाहर निकाल दिया जाता था। फिर बंदा कहाँ जाए बाहर, ठीक है। बारिश धूप कितना कुछ मौसम में परिवर्तन होता है, तो वैसे ही भूखमरी से भी मर जाते थे, बीमारियों से मर जाते थे। तो धीरे धीरे करके क्या उनकी देखभाल और पुनर्वास मतलब उनके रहने की जगह के लिए भी कुछ जो इंस्टीट्यूट हैं, जो संस्थाएं हैं वो स्थापित करनी शुरू कर दी। अब हम बात करते हैं कॉन्टेम्प्रेरी प्रोस्पेक्टिव टू डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन। सॉरी 1 मिनट, सेट हो जा। चलो अब हम बात करते हैं कॉन्टेम्प्रेरी प्रोस्पेक्टिव टू डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन। मतलब अब हम प्रेजेंट टाइम में किस तरह से चेंज आया और डिसेबिलिटी को एक इस नज़रिए से देखा गया कि कोई भी डिसेबल है तो उसको दया की भावना से नहीं देखना, कोई बैड वर्ड उनके लिए नहीं यूज़ करना है, उनके लिए बल्कि काम करना है, ठीक है। तो अब है 19वीं जो शताब्दी है उसकी शुरुआत हुई है, और इसमें किस तरह से जो डिसेबिलिटी है उसको देखा गया उसकी बात करते हैं। 19वीं शताब्दी में पहली बार विकलांग बच्चों की शिक्षा के ऊपर काम शुरू किया गया। 19वीं शताब्दी में अपंग बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई, लेकिन वह ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अन्ना थे, उन्होंने कहा कि भावात्मक समस्या वाले जो बच्चे हैं उनको मनोविश्लेषणात्मक तकनीक जो है उनके साथ अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि कुछ मतलब भावात्मक समस्या का मतलब होता है कुछ बच्चे जो है इमोशनली बहुत ज़्यादा बैड फील कर जाते हैं, ठीक है। उनको मतलब ज़्यादा चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, जैसे आप बोलते हैं जिसको हम नॉर्मल भाषा में एक बैड वर्ड यूज़ करते हैं पागल, कि इसको कुछ भी समझ में नहीं आता, जो कि अब यूज़ करना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। तो एक ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका दिमाग इतने अच्छे तरह से स्थिर नहीं होता है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें साइकोलॉजिकल एक चीज़ें होती हैं उसके हिसाब से चलना चाहिए। पहले तो बच्चे को समझना है, फिर उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना है। ऐसा नहीं उसको दवाइयाँ खिलाते रहो, ऑपरेशन कर डालो, उसको उस तरह का प्यार भरा जो इन्वायरमेंट है वो देना है, ताकि बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेफ फील करने लग जाए, ठीक है।
उसके बाद है विकलांग बच्चों के लिए किए गए काम में विशेष व्यक्तियों के नाम। अब उसके बाद है कि जो डिसेबल हमारे चिल्ड्रन हैं, ठीक है, तो उनके लिए कुछ ऐसे पर्सन थे जिन्होंने काम उस टाइम पे भी स्टार्ट कर दिया था, जिनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है जिम मार्क इटार्ड, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, यहाँ पर उसको कुछ और ही होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये होगा कि जो हमारे जिन मार्क इटार्ड हैं, ये अब जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए इन्होंने काम करना काफ़ी शुरू किया था, उनकी एजुकेशन को जो है इन्होंने काफ़ी प्रमोट किया था। और इन्होंने जो मानसिक अक्षमता वाले बालक होते हैं उनको उन्होंने एक क्या बोलते हैं उसको परीक्षण किया, ठीक है, और जिसमें उन्होंने ये प्रूव किया कि जो मानसिक अक्षमता वाले बच्चे होते हैं ना वो भी सीख सकते हैं, उनको भी बदला जा सकता है, ठीक है। और इसलिए इन्होंने जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन की स्टार्टिंग करी, और इनको जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का फादर भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के थॉट ये होते हैं कि ये तो पागल है, इसको क्या समझ में आएगा, इसको कैसे पढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम है, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक परीक्षण किया जिसके बाद इन्होंने बोला कि जितने भी जिनको मेंटली थोड़ी प्रॉब्लम है चीज़ें समझने में, उनको भी पढ़ाया जा सकता है, उन्हें भी कोई भी चीज़ जो है सिखाई जा सकती है, वो भी उस लायक है। आज भी आप बहुत सारे स्कूल सर्च मार के देखोगे, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर जिनको थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम है उनके लिए अलग से स्कूल हैं, वो स्कूल जाते हैं रोज़ पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उनको उस तरह से ही पढ़ाया जाता होगा जिस तरह से उन्हें समझ में आता है ना। तो इनका जो नाम है काफ़ी फेमस है, और इन्होंने ही इंक्लूसिव एजुकेशन की जो है स्टार्टिंग करी थी, और इसीलिए इन्हें इंक्लूसिव एजुकेशन का फादर भी कहा जाता है। उसके बाद लुइस ब्रेल, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर डिसेबिलिटी की बात आती है वहाँ लुइस ब्रेल का नाम ज़रूर आता है, क्योंकि ये ब्लाइंड थे। तो जिस भी प्रकार की डिसेबिलिटी हमें होती है, चाहे हम ब्लाइंड हैं, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या मेंटली कोई प्रॉब्लम है, एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मतलब हमारे शरीर का किसी एक अंग का ना होना या काम ना करना, तो वो सब चीज़ें जो होती है वो हमारी डिसेबिलिटी में आ जाती है। अब दूसरा जो काम है वो लुइस ब्रेल ने किया था। जो लुइस ब्रेल थे वो जन्म से ब्लाइंड नहीं थे, इनके फादर जो थे वो कुछ काम कर रहे थे, शायद कारपेंटर जैसा या कुछ ऐसे कुछ काम कर रहे थे, तो ये भी वहाँ पर चले गए थे। तो एक कील जो थी इनकी आंखों में लग गई, और इस वजह से क्या था कि लुइस ब्रेल जो है वो ब्लाइंड हो गए। पर इनको एजुकेशन जो है उसका काफ़ी ज़्यादा शौक था, तो उन्होंने इस चीज़ को पूरा करने के लिए एक लिपि का जो है वो इन्वेंशन किया, जिसका नाम इन्होंने ब्रेल लिपि रखा, और जिसमें पूरे 6 डॉट होते हैं, ठीक है। जो भी अक्षर लिखना होता है उसको पूरे के बाद हम बात करें तो पूरे 6 डॉट होते हैं, और बाकी जो अक्षर हम आगे बढ़ते जाते हैं वो उसमें कभी ना कहीं डॉट कम होते हैं, क्योंकि कुछ अक्षर जो है वो 3 डॉट से बन जाते हैं, कुछ 4 से, लेकिन 6 से ज़्यादा डॉट इसमें नहीं होते, सिर्फ 6 ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद है भारतीय सरकार का योगदान, क्योंकि अब हमारे गवर्नमेंट जो है उसने भी काम करना शुरू कर दिया। पहले ये होता था कि कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनके लिए अलग से ही स्कूल थे, जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए अलग ही स्कूल थे, कि जिनको भी कोई प्रॉब्लम है वो अलग ही पढ़ेंगे। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन की बात ये हुई कि इसमें नॉर्मल बच्चे प्लस जो डिसेबल बच्चे हैं वो भी हमारे साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी स्टार्ट की गई। केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 2003 को राष्ट्रीय विकलांग आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकलांग नीति को 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा मंजूरी प्रदान की गई, और 10 फरवरी 2006 को इस नीति को लागू कर दिया गया था, क्योंकि विकलांगों के लिए अब एक कानूनी तौर पे कदम उठाना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि लोगों की आदत है जब तक कि कानून नहीं बनते वो चीज़ों को नहीं अपने जीवन में लागू करते हैं। तो अब भारतीय सरकार ने कुछ और चीज़ें भी करना शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं पॉलिसीज़ के बारे में, कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने कुछ विकलांग लोगों से संबंधित चीज़ें बनाई। पहला है, गर्भ अवस्था के दौरान विकलांगता की रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा की गई, क्योंकि गर्भ अवस्था के टाइम क्या होता है, कई बार माँ के पेट में जो बच्चा होता है ना, ठीक है, कई बार माँ कुछ ऐसा खा पी लेती है, जैसे शराब वगैरह का सेवन कर लेते हैं, तो वो बच्चे की बॉडी के ख़राब कर सकती है। या प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर गिर जाती है, उसके पेट पे थोड़ा ज़ोर पड़ता है, तो बच्चा जो है वो विकलांग हो जाता है। जैसे आपने वो मूवी देखी है, उसका नाम कोई मिल गया, जिसमें जो ऋतिक रोशन है, वो उस तरह से बताया गया है कि उसकी जो माँ है वो जब पेट में होता है तो उसकी माँ जो है पेट के बल गिर जाती है, तो इससे क्या होता है कि जो बच्चा पैदा होता है तो वो कहीं मेंटली उसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वो बॉडी वाइज तो बढ़ता जाता है, ठीक है, लेकिन उसका जो दिमाग होता है वो छोटे बच्चे जैसा रहता है। तो ये चीज़ बनाई गई कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसके खान पान और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि बच्चा जो है वो बिल्कुल सेफ़ इन्वायरमेंट, मतलब माँ की हेल्थ जो है बिल्कुल ठीक रहे, क्योंकि माँ की हेल्थ ठीक रहेगी
तो बच्चे का जो हेल्थ है वो भी बिल्कुल ठीक रहेगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो बच्चे को डिसेबल बना सकती हैं, तो ये चीज़ भी की गई थी। उसके बाद है विकलांग महिलाओं को शोषण और दुरुपयोग की सुरक्षा के हो सकती है, ठीक है। क्योंकि कई बार महिलाएं कुछ ब्लाइंड होती हैं तो उनके साथ कहीं बाहर नहीं जा सकती, उनके साथ रेप हो जाता है, या क्योंकि उनको नहीं होता है चीज़ें, ठीक है, चल नहीं पाती हैं या बोल नहीं पाती हैं, जो बहरी भी होती हैं, सुन नहीं पाती हैं, तो उस टाइम उनकी हेल्प, उनके साथ कोई ना कोई तो होना चाहिए, क्योंकि कोई भी उनका गलत फ़ायदा जो है वो उठा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी की गई कि इनके लिए भी कुछ चीज़ें की जाएंगी। दूसरा है कि जो विकलांग महिलाएं हैं उनका बच्चा पूरा हेल्दी पैदा होता है, लेकिन वो अंधी होती है, मान लो कोई भी उनको प्रॉब्लम है, तो अपने बच्चों की केयर बहुत मुश्किल से हो पाती है ना, वो बच्चों को भी सब कुछ प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि थोड़ा पैसा आएगा तो बच्चे को वो लगा पाएंगे, उनके एजुकेशन, उनको हर चीज़ जो है बच्चे की जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, तो वो बच्चों को वो दे पाएंगी, ठीक है। स्कूल में बच्चों के लिए मेडिकल सुविधाएं और व्हीलचेयर का प्रबंध किया जाएगा। स्कूल में आपके साथ भी कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि व्हीलचेयर पे पढ़ने आते होंगे आपके साथ, तो जो व्हीलचेयर है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, और प्लस उन बच्चों को जो है वो उनको पैसे भी आते हैं ताकि उन बच्चों का इलाज करवाया जा सके, ठीक है। वो फिर पेरेंट्स के ऊपर है कि हमारा लास्ट का पॉइंट है वो है विकलांग बच्चों के लिए खेल और मनोरंजन से संबंधित व्यवस्थाएं की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई विकलांग बच्चा है तो वो खेल नहीं सकता क्योंकि वो चल नहीं सकता है या देख नहीं सकता है, तो इन सभी बच्चों के लिए अलग अलग टाइप के खेल की चीज़ें भी हैं जिसके थ्रू वो खेल सकते हैं। जैसे हमारे साथ भी एक बच्चा पढ़ता था तो वो चल नहीं पाता था, तो हम उसके साथ कैरम बोर्ड खेला करते थे। अब ऐसा तो नहीं है कि वो चल नहीं पाता तो हाथ का यूज़ नहीं कर सकता, वो कैरम बोर्ड उसको बहुत खेलना पसंद था, उसको व्हील चेयर पर बिठा के बाहर ग्राउंड में जब रिसेस होती थी तो उसको घुमाने लेके भी जाया करते थे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके खेलने के लिए भी बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं, उसी हिसाब से बनाते हैं ना जिस हिसाब से बच्चा खेल पाता है। तो ये चीज़ भी जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो वहाँ पे लागू लागू की गई थी, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है यहीं पे फिनिश हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट रह गया है या इसमें कोई चीज़ मुझे और ऐड करनी चाहिए थी तो आप मुझे सजेशन है वो दे सकते हैं। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, यदि आपका मन करता है, सेटिस्फाइड हो तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।